स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम या एफएम एंड कंट्रोल चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये बीकॉम सेकेंड ईयर और एमकॉम दोनों में है। एमबीए वाले स्टूडेंट्स के भी काम आएगा। बात करते हैं टॉप एफएम की। एक बार पहले हल्का सा डिटेल में बात कर लेते हैं। अगर आप बीकॉम सेकेंड ईयर में हैं तो हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं बच्चों, एबीएसटी, बीएडीएम और ईएएफएम। इनके दो पार्ट्स यानी टोटल 6 पेपर्स अवेलेबल हैं। परसेंटेज आउट ऑफ 600 बनेगी। इस 600 की परसेंटेज को मेंटेन करने के लिए आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को इक्वल वेटेज देना पड़ेगा। एबीएसटी फर्स्ट प्रैक्टिकल है, सेकंड प्रैक्टिकल है इनकम टैक्स और कॉस्ट अकाउंटिंग। ईएफएम का सेकंड प्रैक्टिकल है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बीच के 3 यहां पर बीच के 3 बीएडीएम फर्स्ट थ्योरेटिकल, बीएडीएम सेकंड थ्योरेटिकल और ईएफएम फर्स्ट भी थ्योरेटिकल। इन सब की सब्जेक्ट लिस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिलेबस, ये सब कुछ लेने के लिए मेरा फोन नंबर 9983912345 पे व्हाट्सएप करें। आपको ये सब चीजें इंपॉर्टेंट चीजें यहां से रिसेप्शन से शेयर कर दी जाएंगी। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, पढ़ने के लिए बच्चों क्लास आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में पढ़ सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन मोड में पढ़ रहे हैं तो ईयरफोन का यूज जरूर लें, ईयरफोन या हेडफोन। अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी मोड में पढ़ रहे हैं, एक रफ कॉपी बनाए और एक फेयर कॉपी बनाए। रफ कॉपी में क्लास में रफली लिखें, फेयर कॉपी में घर पे फेयर में लिखें। अगर केवल ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप डायरेक्ट फेयर कॉपी में लिख सकते हैं, लेकिन अगर ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो प्लीज क्लास में फेयर कॉपी यूज नहीं लीजिएगा। गाइडलाइंस है। शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम अभी पढ़ने जा रहे हैं ईएफएम का सेकंड पार्ट, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इंटरेस्टिंग बुक है, मजा आएगा सबसे ज्यादा। आज हम एक क्लास में आपको सिखाने वाले हैं किसी असेट को खरीदे या नहीं खरीदे, और खरीदे तो कौन सी खरीदे। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग डेली यूज लाइफ में यूज लेते हैं इस चीज को। आप सब ने अपना मोबाइल खरीदा होगा। मोबाइल खरीदने का मन तो बहुत लंबे टाइम से था, खरीदे या ना खरीदे बड़े लंबे टाइम चल रहा था, यस नो यस नो यस नो। बड़े टाइम से यस नो नहीं चल रहा था बच्चों, नो ही चल रहा था। यस नो चल रहा था, नो चल रहा था, नो। आज यस हुआ है तो हमारे सामने मार्केट में बतेरे ऑप्शंस हैं, वेरियस बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कौन सा मोबाइल खरीदें ये आज हमें सोचना है ना। कौन सा मोबाइल खरीदें ये सोचना है। तो आपके सामने बहुत बड़ी रेंज है। कितने रुपए से स्टार्ट हो जाएगा वो फोन जो आपको लेना है। स्मार्टफोन लेंगे, मिनिमम रेंज 8000 10,000, पर ढंग का नहीं आता उसमें। अगर थोड़ा ढंग का खरीदना है तो 17 18 19 20,000 पे जाना पड़ेगा, ठीक है। और बड़ी रेंज की कोई लिमिट नहीं है। जनरली अभी आपके पास जो फोन है उसकी रेंज क्या होगी, 55,000, अमीर बच्चा, है ना, ठीक है। जनरली मैं मानता हूं हमारे पास जो फोन है उसकी रेंज 20,000 है। मार्केट में 8,000 वाला आ रहा था, वो आपने नहीं लिया। मार्केट में 50,000 वाला था, वो नहीं लिया आपने, 20 वाला ही क्यों लिया। डिसीजन लिया होगा नहीं लिया होगा खरीदते वक्त। खरीदते वक्त हम क्या क्या डिसीजन लेते हैं इस पूरे के ऊपर हम अगले एक वीक नेक्स्ट 7-8 क्लास में डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। क्या बिजनेस के अंदर भी ऐसे डिसीजन लेने पड़ते होंगे, यस नो यस। कूलर से काम, पंखे से काम चल रहा था, कूलर पे शिफ्ट हो गए, कूलर से काम चल रहा था, डक्टिंग पे शिफ्ट हो गए, डक्टिंग से काम चल रहा था, एसी पे शिफ्ट हो गए। खरीदे या ना खरीदे, खरीदे तो कितने खरीदे। कल यस्टरडे मेरे को बहुत अच्छे ध्यान, कल हमने भी एक और एसी खरीदा था, है ना, तो अभी नए वाले ऑफिस के लिए, है ना। तो मैं ऐसी मैडम और मैं बातें कर रहे थे, मैडम बोलती सर एक टाइम था जब एसी को ऐसा समझाता, इसके घर में एसी है, उसको ऐसा समझाता यार इसके घर में बिजली का कितना बिल आता होगा और इनके घर में एसी लग रहा है। मैंने कहा अपने कितने एसी है पता है, मैंने काउंट करो, हमारे तीनों ऑफिस और पीजी मिलाकर के मैडम ने कल काउंट किया 23 एसी लगे हुए हमारे पास टोटल। तो जब ये 23 एसी खरीदने का डिसीजन लिया गया तो खरीदे या ना खरीदे, खरीदे तो कौन सा खरीदे,
कितनी सारी कंपनीज आती हैं, कितने सारे स्टार्स आते हैं, कितना सारा टन आता है कैपेसिटी, इन सबको एनालिसिस किया गया होगा या नहीं किया गया होगा? किया गया होगा। ऐसे बिजनेस में बड़े बड़े प्लांट भी खरीदे जाते हैं तो लैक्स के और करोड़ के होते हैं। खरीदने के बाद डिसाइड करेंगे या पहले डिसाइड करेंगे? फाइनल रिप्लाई प्लीज। बाद में क्या डिसाइड करना, बाद में तो पछता है बहुत क्या चिड़िया चुकी खेत, है ना। क्योंकि बिजनेस के प्रोडक्ट्स में, प्लांट्स में ऐसा नहीं होता खरीदने के बाद कि बिका हुआ माल वापस हो जाएगा, जो आ गया वो आ गया। तो पहले डिसाइड करना है, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले डिसाइड करना है वो काम का है या नहीं। मालूम पड़ा काम का ही नहीं है और खरीद लिया, पैसा वेस्ट, और वो पैसा नहीं वेस्ट होगा, वो बिजनेस ही वेस्ट हो जाएगा, पूरा बिजनेस पे ताले लग जाएंगे। आपने बड़े बड़े डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं। छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं अपने बिजनेस आइडियाज को लेकर के कि सर मैंने ये प्लान किया है, इसमें माइनस पॉइंट बताओ, आपको क्या लग रहा है ना। तो मैं, अगर मुझे बिजनेस की पूरी नॉलेज है तब तो मैं सब कुछ ही बता दूंगा। जरूरी थोड़ी मुझे बिजनेस की नॉलेज हो, मुझे बहुत सारे बिजनेस की मुझे भी नॉलेज नहीं है। तो मैं फिर उसका ऊपर ऊपर तरीके से उसकी लोकेशन, उसका वर्किंग स्टाइल, उसका कस्टमर बाइस्ड, उसका मार्केट, इन सब पे एनालिसिस 2 मिनट में कर लेता हूँ, है ना। तो उस एनालिसिस में मैं बता देता हूँ ये बिजनेस पे ताले लगेंगे या नहीं लगेंगे। तो इनिशियल स्टेज पर क्या क्या माइनस पॉइंट है वो बता दिया जाए, कोई बता दे तो बहुत बढ़िया बात है ना। लेकिन बताएगा कौन? जो कैपिटल बस्टिंग का एक्सपर्ट होगा। आइए डिस्कस करते हैं इन डिटेल। एक नए पेज पे लिखा हमने कैपिटल बजटिंग, चैप्टर का नाम है हिंदी में पूंजी बजटन बोलते हैं। हिंदी में पूंजी बजटन बोलते हैं। चैप्टर सेकंड ईयर में अगर बात करें तो यूनिट 5 में आएगा, 20 मार्क्स का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो नए बच्चे हो सोच रहे हैं डायरेक्ट यूनिट 5, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी पढ़ो, नया है, फ्रेश है, बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। अगर मैं क्लास में 8th क्लास के बच्चों को पढ़ा दूं तो वो भी पढ़ लेगा इस चैप्टर को आसानी से, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार रेटिंग। और थ्योरी है या प्रैक्टिकल चैप्टर? प्रैक्टिकल चैप्टर है। एमकॉम और एमबीए वाले बच्चे जो क्लास में बैठे हैं प्लीज यूनिट मत लिखना, सबकी यूनिट अलग अलग है। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर कहता क्या है? चैप्टर इन्वेस्टमेंट डिसीजन का चैप्टर है। एक मिनट, जिन बच्चों ने मेरे से फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हुआ है, हमने बताया था मॉडर्न अप्रोच में 3 तरह के डिसीजन होते हैं बिजनेस में: फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन पैसा कहां से लाएं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो आ गया पैसा उसको कहां इन्वेस्ट करें, और डिविडेंड डिसीजन जो कमा लिया उसको बांटे या ना बांटे, बांटे तो कितना बांटे। फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड डिसीजन, उसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन का चैप्टर है। इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, और करें तो कहां करें। बहुत सिंपल सी बात है। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब आप लोग क्या समझते हो? शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीस, गोल्ड, प्रॉपर्टी, यही समझते हो आप इन्वेस्टमेंट का मतलब? जी नहीं, यहां पर बात हो रही है इन्वेस्टमेंट का मतलब ये जितने बातें बोली ये तो सारे हैं ही हैं। वापस बोलूंगा, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीस, या आप किसी गोल्ड में या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सब तो है ही है। साथ ही साथ अगर आप कोई मशीन खरीद रहे हैं तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। आपने कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीद रहे हैं वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। आप कोई फर्नीचर खरीद रहे हैं वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। बच्चों बोर्ड पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो यस या नो, खरीदे या ना खरीदे। कई बार बहुत सारी चीजें ऐसी होती जिनके बिना भी हमारी लाइफ चल सकती है, अच्छी चल सकती है। अब जैसे शुरुआत में मैं नया नया स्कूल में गया, मैंने देखा मेरी क्लास के सारे लड़के लड़के जिम की स्टोरीज लगा रहे हैं।
तो मेरे अंदर का भी भूत जागा, मैं भी जिम जाऊंगा, हूँ खपच्ची, है ना। अगर मुझे जिम जाना है तो जिम जाने के लिए क्यों, मुझे स्टोरीज लगानी है, इसलिए मैं जिम जाना चाह रहा हूँ। तो क्यों, क्या मुझे जिम जाना चाहिए या जिम जाए बिना थोड़े दिन पहले वर्कआउट करके कोशिश करनी चाहिए? जिम गए, जिम की फीस दे के आ गए, क्योंकि जिम के साथ तो 90% होता ही है, फीस देते हैं पर जाते नहीं है। डेडिकेशन उतना हर किसी में निकल पाए वर्कआउट्स के लिए वो पॉसिबल नहीं होता। तो पहले आप अपने लेवल पे वर्कआउट किसी करिए, उस किसी ऑनलाइन क्लास के थ्रू वर्कआउट करिए, या किसी पार्क में जाकर के किसी क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, या फ्री में बहुत सारे सिखाने वाले होते हैं उन्हें ज्वाइन कर लीजिए। खुद ऑनलाइन बहुत सारे यूट्यूब चैनल उनको फॉलो कर लीजिए। अगर आपका कंटिन्यूटी बनती है तो जिम ज्वाइन करिए ना, क्यों नहीं करिए। नहीं कंटिन्यूटी नहीं बन रही तो वे जिम को ज्वाइन करके फीस देने से क्या मतलब है। इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, पहले ये सोचो बिना इन्वेस्टमेंट करे भी काम चल सकता है क्या। अगर हो सकता है तो प्लीज बिना खर्चा करे काम कर लीजिए। फिर अगर आपको लगता है कि यस अब तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो फिर मार्केट में वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल हैं, है ना। इनमें से किसी बेस्ट वन का सिलेक्शन करना पड़ेगा, और बेस्ट कौन सा है आपके लिए आप डिसाइड करेंगे। आपके लिए बेस्ट कौन सा है। मार्केट में कार खरीदने गए, कितने सारे ऑप्शन है। बाइक खरीदने गए, कितने सारे ऑप्शन है। मोबाइल खरीदने गए, कितने सारे ऑप्शंस हैं। आपके लिए बेस्ट कौन सा है ये आपको डिसाइड करना है। आईफोन, वन प्लस या वीवो, ओप्पो, डिपेंड करता है। कई लोग आईफोन बोलते हैं और कई लोग कहते हैं आईफोन लेना ही नहीं है, आईफोन लेना ही नहीं है, चाहे कुछ भी ले लेंगे आईफोन नहीं लेंगे, है ना। सबका अपनी अपनी चॉइसेस, है ना। ठीक है, तो मार्केट में वेरियस ऑप्शन अवेलेबल है, यू हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ देम। आपको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, और सेलेक्ट कौन सा करेंगे जो आपके लिए बेस्ट हो, ऑप्टिमम हो, गुड हो, है ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। हाँ जी, हमारे घर में मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा सा क्लास चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। पहले घर की बात करते हैं फिर बिजनेस की बात कर लेंगे, तो घर से आपको एग्जांपल अच्छे समझ में आते हैं। हमारे घर में हमारी जिंदगी एक एक्टिवा पे चल रही थी, यानी फैमिली में 4 जने एक एक्टिवा, है ना। मेरी मम्मा मेरे पापा से हर थोड़े दिन में कहती है कार ले आओ। हाँ, सोसाइटी में देखते हैं अपने कलीग्स, अपनी किट्टी, अपने रिलेटिव्स, सबके यहाँ कार थी, हमारे यहाँ पे कार नहीं थी, हमारी जिंदगी एक्टिवा पे चल रही थी, बढ़िया, है ना। मम्मा बड़े टाइम से पापा के पीछे पड़ रही, एक कार ले आओ, कार ले आओ, कार ले आओ। पापा कह रहे कार लाना आसान है, मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। शुरुआत में रोड टैक्स, इंश्योरेंस लग जाएंगे, फिर हर साल इंश्योरेंस कराना है, टायर चेंज कराना है, सर्विस करानी है, पेट्रोल भी लगेगा। कार आ गई तो 5,000 रुपये महीने का तो पेट्रोल मिनिमम चाहिए ही चाहिए, चाहिए 5,000 तो मिनिमम है ना। मम्मी बोलती ईवी ले आओ। अच्छा, बोले क्यों, उसमें बोले पेट्रोल नहीं डलता। मन का गाड़ी 6 लाख रुपए महंगी आएगी, वो कहां से आएगा, और बैटरी जब चेंज होगी तब क्या होगा, और तेरा गांव इतनी दूर है, चाह तो चले तो आएंगे, वापस कैसे आएंगे, फिर चार्ज करना पड़ेगा। सही बात है ना। तो मन का नहीं नहीं सॉरी, ईवी तो नहीं, गाड़ी पेट्रोल डीजल के भी वैसे नहीं है, 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा कहां से लाएंगे, और फिर उसकी मेंटेनेंस और ज्यादा है, और पहली गाड़ी है तो पेट्रोल ही होनी चाहिए, मेरा ये मानना है ना। तो घर में बड़े कलेश हो रहे थे, यू नो कलेश, है ना, जब पापा घर पे रुकते हैं उस दिन होते हैं। तो यस, हमारे घर में यस नो नहीं चल रहा था, हमारे घर में नो ही चल रहा था। नहीं कार नहीं लेनी, पापा स्ट्रेट फॉरवर्ड मना करके बैठे, नहीं लेंगे कार। एक दिन पानी सर से ऊपर निकल गया, है ना, पापा बोले चल ले ही आता हूँ आज तो कार। हम भी खुश, आज हमारे घर में एक चमचमाती कार आने वाली है ना। 5 व्हीलर स्टेपनी भी आएगी। इंसल्ट करता हूं मैं इसका। अब तुम 3 पे चलाओ ना, तुम 2 पे चला लो गाड़ी करके। चले टॉपिक पर आते हैं। तो हम भी कुछ थे, हमारे घर में शाम को एक कार आने वाली है, पापा बता के नहीं गए कहाँ जा रहे हैं, कौन कैसी कार लेने जा रहे हैं, कौन सी लाएंगे, कोई डिस्कशन हमसे नहीं हुआ, क्योंकि जानते हैं हम खर्चीले हैं। कौन, हम दोनों भाई बहन और मैं, हमारी मम्मा। तो पापा अपने चले गए। शाम को हमारे घर के बाहर एक येलो कलर की चमचमाती नैनो, कलर येलो और गाड़ी नैनो। मैंने अपना माथा दीवार में दे मारा, ये क्या ले आए, ये पापा कार नहीं है, बेकार है। बोले चुप रह, तेरी मम्मा के लिए तो यही कार है ना।
मैंने कहा मैं हंस रहा हूँ कॉर्नर में बैठा बैठा, मैं कहा, आज मजे लेने दो, है ना। ठीक है साहब। अब कार आई, मम्मा को समझ में आती नहीं थी, मम्मा ने वही भाई कार के साथिया वातिया मनाएंगे, नारियल फोड़ेंगे, नारियल रख दिया, सारी गाड़ी नारियल पे नहीं चढ़ रही। मेरी हंसी रुक नहीं रही। उनका चढ़ेगी कैसे, इसमें पिकअप तो होना चाहिए गाड़ी में, इतना दम नहीं था गाड़ी के अंदर, क्योंकि टायर का व्हील बेस बहुत छोटा है ना। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, अपन भी देख रहे कैसे वैसे पापा ने गाड़ी नारियल पे चला ली, नारियल फूटा नहीं, चलो कोई बात नहीं, खुद ही ने फोड़ लिया हाथ से। ठीक है, मम्मा बोलती है टेस्ट ड्राइव, पापा बोलते हैं चलो। अब हम मालवीय नगर रहते हैं, है ना, ये सब बातें छूटी है सब, पापा ना, ठीक है, कहीं आप फील्ड में चले जाओ। हाँ ठीक है, पापा बोलते हैं चलो। सबसे पहले गाड़ी को पेट्रोल पंप पे लगाया गया, भाई पेट्रोल डलवाएंगे, क्योंकि वो गाड़ी वाले तो 5 लीटर डाल के देते हैं, उस पर बिलीव नहीं करेंगे, थोड़ा और डलवाएंगे अपन गाड़ी में, है ना। पेट्रोल पंप पे गए तो नैनो का पेट्रोल पंप, पेट्रोल का जो टैंक है वो आगे है बोनट के अंदर। तो मम्मा ने कहा पेट्रोल तो पीछे से डलता है ना गाड़ी में, बोले नहीं ये नैनो है, इसमें आगे से डालेगा। मम्मा का दिमाग खराब, साला गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो सबसे पहले पेट्रोल टैंक फूटेगा। हाँ? चलो ठीक है, डलवा लेते हैं, पेट्रोल डलवा लिया। थोड़ा आगे चले, जीटी आया, जीटी के ब्रिज पे चढ़े, तब गाड़ी आगे जाने की जगह ऐसा लग रहा कोई पीछे से खींच रहा हो गाड़ी को, है ना। मामा बोली ये क्या हो रहा है गाड़ी में, गाड़ी तो चल क्यों नहीं रही है, और गाड़ी तो सारी निकल गई, अपनी कैसे धीरे धीरे चल रही है। पापा ने कहा इसका इंजन पीछे है, सारी गाड़ियों में इंजन आगे होता है, नैनो में इंजन पीछे है, तो वजन पीछे जा रहा है ना। मजाक के बारे में बोल दिया, बोले तू बैठी है ना इसलिए पीछे जा रही गाड़ी। जैसे नॉर्मली पापा बात करते हैं, बोले तू डॉल नहीं है तू ढोल है। ठीक है साहब। मामा बोलती है चलो जैसी भी है कार तो है, कम से कम इसका एसी तो चला दो, कितना पावरफुल एसी है उसका, है ना। मामा बोली रहने दो मैं विंडो खोल लेती हूँ। लास्ट अब देखना साहब, है ना, आगे जाके यू टर्न मारना था। अब और गाड़ी का व्हील बेस बड़ा होता है तो यू टर्न सिंगल टाइम में आप आसानी से निकाल सकते हो। इसका व्हील घुमाते स्टेयरिंग घुमाते रहिए और गाड़ी एक बार में पूरा यू टर्न मारेगी, मार ही नहीं पाती। 3 बार पीछे लेकर के पापा को यू टर्न मारना पड़ा। मामा बोली चलो घर, एक्टिवा उठाओ, अब आइसक्रीम खा के आएंगे, दिमाग ठंडा करके आए। समझ गए आप, कार ली या बेकार ली, यस या नो में यस तो हो गया, लेकिन ऑप्शन गलत सेलेक्ट किया। पापा भी क्या करते, है ना, बोले 1.5 लाख रुपए चूल्हे में जाने दो, कोई बात नहीं, कचरे में जाने दो, अगर कोई बड़ी कार लूंगा तो उसकी अभी लिमिट नहीं है। सेम हाल आज की डेट में ईवी टू व्हीलर्स का है। ईवी टू व्हीलर्स दबा के लोग खरीद तो रहे, लेकिन उसकी लाइफ लैपटॉप और कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में डिफरेंस होता है। डेस्कटॉप आपके घर में 10 साल चल जाएगा, 8 साल चल जाएगा आराम से, डेस्कटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप की लाइफ बता दो, आपने सबके पास है, लैपटॉप की लाइफ 10-11 साल। सच पूछा जा रहा है हम, लैपटॉप कुछ नहीं चलता, पुराना वाला कैसे चलेगा, टेक्नोलॉजी खत्म हो गई, नई सॉफ्टवेयर नई एप्लीकेशन चलती नहीं है उसके अंदर। अपग्रेड कितना कर लोगे तुम उसके अंदर, उसकी कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए भाई। आज आज आपको रैम के लिए अलग से, रैम का क्या नाम होता है भूल गया मैं, एसएसडी लगानी पड़ती है। कहाँ आती है पुराने वालों में एसएसडी, एसएसडी किस में आएगी, एसएसडी आए हुए भी 1.5 साल हुए तो, है ना। लाओ तुम्हारा पुराना वाला लैपटॉप अब चल जाए तो। जो लैपटॉप 2 साल से पुराने हैं, आज की डेट में रनिंग स्पीड खत्म हो चुकी है और सब में एसएसडी की डिमांड आ गई। अब एसएसडी लग सकते तो लगवा लेंगे, नहीं लग सकते तो लैपटॉप बेकार है, भेज दो 15,000 रुपए में, 10,000 रुपए में, है ना। लैपटॉप की रियल लाइफ 2.5 ईयर्स, 2.5 साल, हद मार के 3 साल खींच लो तो खींच लो, फिर काम करना बंद कर देता है। नहीं तो फिर आप उस पर लैपटॉप में केवल और केवल वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट चलाते होंगे, बाकी कुछ नहीं चल सकता, वो भी बंद हो जाता है, वो भी कहानी खत्म हो जाती है। तो सेम जैसे लैपटॉप में है ना, वैसा लैपटॉप और डेस्कटॉप में वैसा ही पेट्रोल टू व्हीलर और ईवी टू व्हीलर में, ईवी की लाइफ 3 साल 4 साल मैक्सिमम, जबकि आपकी एक्टिवा की लाइफ 10+, 10 तो मिनिमम है। एक्टिवा सस्ती है, ईवी सस्ती है, एक्टिवा सस्ती है, ईवी महंगी है, ईवी उल्टा महंगी है। लेकिन आपको लगता है ना पेट्रोल नहीं लग रहा, है ना,
बैटरी ना, पर बैटरी की लाइफ भी उतनी है सब, कितनी, 4 साल, 4 4 साल पर बैटरी कॉस्ट बहुत हैवी। कोई गाड़ी में है ही बैटरी, और बैटरी के अलावा है क्या भाई? सारी बातें छोड़ो, गाड़ी की बॉडी प्लास्टिक की बॉडी है, प्लास्टिक धूप हवा पानी को ज्यादा कितना टाइम झेल लेगा? गाड़ी बाहर ही तो खड़ी करोगे, रोड पे चलाओगे ना, घर के अंदर थोड़ी चलानी गाड़ी, है ना? तो आयरन बॉडी बना नहीं सकते, बैटरी पे चलानी गाड़ी को। पिकअप स्पीड नहीं आती थी, पहले कहते थे 40 की स्पीड पे चलती है, अब तो उड़ती है, अब तो 80 एक्टिवा से तेज भागती है अब तो ईवी तो। लेकिन लाइफ शॉर्टेज है ना, सेम वही काम नहीं नैनो की थी, आज मार्केट में नैनो गायब हो चुका है पूरा, सिंगल प्रोडक्ट नहीं दिखता आपको रोड पे, है ना? और दूसरी तरफ देखो अपनी क्रेटा सेल्टोस एडवांस बुकिंग पे दमादम, है ना? कुछ भी ले लो, है ना? चले आप बिजनेस की बातें कर लेते हैं थोड़ी सी, चैप्टर में डेप्थ में जाना जरूरी है। एक्चुअली में ये चैप्टर प्रैक्टिकल लाइफ में आप डेली काम में लेते हो या नहीं लेते हो? लेते हो, है ना? भाई गेहूं खरीदें या आटा खरीदें, आपके घर में डिसाइडेशन होगा गेहूं खरीद के आटा पिसवाना है या आटे का डायरेक्ट 20 किलो का पैकेट लेके आना है, शक्ति वो गरीबों का आशीर्वाद, ये डिसाइड किया होगा नहीं किया होगा? और लाएं तो गेहूं कितना लाएं और आटा कितना लाएं और कहां से लाएं ये भी डिसाइड होता होगा। किसी का गांव से आता है, किसी का टॉक फाटक अनाज मंडी से आता है, किसी का सांगानेर मंडी से आता है गेहूं, और कोई घर के बगल वाले से आटे का पैकेट खरीदता है, कोई डीमार्ट से खरीदता है, कोई रिलायंस फ्रेश से खरीदता है। सबके डिसीजन होते होंगे नहीं होते होंगे? आपकी लाइफ में डेली आप वॉच खरीदने से पहले स्मार्ट वॉच सबके पास है लगभग आजकल, है ना? डिसीजन लिया होगा नहीं लिया होगा? कितने वाली ले? स्मार्ट वॉच 900 रुपए से स्टार्ट और ये 800 रुपए से ढंग की, है ना? वैसे तो 200 रुपए में मिल जाएगी, है ना? और कितनी 50,000 तक मिनिमम है, 70-80 हजार की भी स्मार्ट वॉचेज हैं, पर नॉर्मली हम सबके पास 2,500-3,000 वाली स्मार्ट वॉच सबके पास है ना? नॉइस, रियलमी, फायरबोल्ट, ये सब कंपनीज ने खूब हमारे को स्मार्ट वॉचेस दे रखी हैं। तो स्मार्ट वॉच ले नहीं ले तो कौन सी ले, आपने डिसाइड किया होगा नहीं किया होगा? और ऐसा आपको घर में, बिजनेस में, स्टूडेंट लाइफ में डेली डिसाइड करना पड़ता है, यानी चैप्टर काम का है या नहीं है? ऐसा बिल्कुल काम का है। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को करने से पहले आपको 2 चीजें देखनी होंगी। कैश इनफ्लो, मिलने वाला कैश इनफ्लो शुड बी मोर देन लगने वाला कैश आउटफ्लो। देखिए हमारी बुक का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एफएम। हमारी बुक का नाम है एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और एफएम की बुक है तो ये बात जरूर करेगी कि पैसे में, तो पैसे में बात करें, लगने वाली कॉस्ट ज्यादा कम होनी चाहिए और मिलने वाले फायदे ज्यादा होने चाहिए। इसके लिए आपको करना पड़ता है, एक वर्ड यूज में ले रहा हूं मैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, लागत लाभ विश्लेषण। ये वर्ड थ्योरी लिखते वक्त आप बहुत काम में लीजिएगा। क्या होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस? लगने वाली कॉस्ट और मिलने वाला बेनिफिट दोनों को कंपैरिजन करेंगे। जब मिलने वाला बेनिफिट ज्यादा होगा, लगने वाली कॉस्ट कम होगी, तो उस चीज में इंटरेस्ट ले लिया जाएगा। सेम चीज ट्यूशन ज्वाइन करते वक्त सोचते नहीं सोचते? मिलने वाला बेनिफिट ज्यादा होना चाहिए, लगने वाली कॉस्ट कम होनी चाहिए, तो वो चीज खरीद लेंगे, अदरवाइज वो चीज नहीं खरीदेंगे। सिंपल सी बात है। इसके ऊपर भी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, मैं बहुत ज्यादा डिस्कस कर रहा हूं, पहला दिन है इसलिए, है ना? अभी मैंने एक्सीलरेटर पाओ नहीं रखा है, आराम से चल रहा है ना, धीरे धीरे चल रहा है, रनवे पे घूम रहा है हमारा एरोप्लेन, है ना? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। बच्चों एक कोई ऐसी चीज सोचिए जो आप नियर फ्यूचर में खरीदना चाहते हैं और अगले 5, 10, 15 दिन या महीने भर, 1.5 महीने में खरीद लेंगे, बट अभी नहीं खरीदी है। को सोचिए, और अभी तक है भी नहीं आपके पास वो चीज। सोचिए अपने माइंड में, सब लोग बताना मत। कोई डीएसएलआर, कोई शूज, कोई स्पेक्स, है ना, कोई स्ट्रेटिंग मशीन, है ना, कोई गॉगल, कुछ भी हो सकता है, कोई वॉच, है ना? सोच लिया, अभी तक नहीं है आपके पास वो चीज, और हमारे ड्रीम्स की शॉर्ट लिस्ट में या अपने अमेजन की या मिंत्रा की कार्ट में रखी हुई भी है ना? हो सकता है ना? पता है वो चीज क्यों नहीं खरीद रहे आज? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। उस चीज से मिलने वाला बेनिफिट आज की डेट में आपको कम लग रहा है और उसकी चीज की लगने वाली कॉस्ट आपको आज की डेट में ज्यादा लग रही है, इसलिए आप नहीं खरीद पा रहे हो उसको। एक दिन ऐसा आएगा, आपको पता क्या आएगा? उससे मिलने वाला सेम चीज, सेम रेट, कोई प्राइस वाइज कम नहीं होगी, कोई ग्रेट इंडियन सेल नहीं आने वाली है ना? एक दिन आपको सेम वही चीज लगेगी, उससे मिलने वाला बेनिफिट ज्यादा है और लगने वाली कॉस्ट आपके लिए उतनी वैल्यू
नहीं रखती, आप उस चीज को तुरंत खरीद लेंगे उसी दिन। सोचो जरा, हल्का सा मैं सही बोल रहा हूँ क्या? सोचो, वेरी सिंपल। मैंने कल रात को गदर 2 की टिकट्स की रेट देखी, है ना। पहले तो फुल था, अगर बाई चांस कहीं मिल भी जाती तो रेट 600 रुपीज 400, है ना, 600 500 प्लस की रेट मिल रही थी, है ना। मैं मूवी के लिए 500 रुपीज खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ 6 और है। बिना बात 3-4 हजार रुपए मूवी में लग जाएंगे। और मेरे को पता है ये रेट्स, नॉर्मल रेट्स 200-250 की रेंज में, है ना, सेम मूवी मिलेगी। अगर मेरे लिए मूवी की वैल्यू ज्यादा है, एंटरटेनमेंट की वैल्यू ज्यादा है, और पैसे की वैल्यू नहीं है उस टाइम पे इतनी, तो मैं पैसे खर्च करके मूवी देखने चला जाऊंगा। और जिन जिन हाउसफुल में टिकट्स बुक करा रखी है, सबके लिए पैसे की वैल्यू कम है और मूवी की वैल्यू ज्यादा है, दैट्स वाई वो वहां है। और जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए पैसे की वैल्यू ज्यादा है और मूवी की वैल्यू कम है, इसलिए वो नहीं जा रहे। सेम टू मी, मेरे लिए। क्या बात समझ पा रहे हैं, है ना। जितनी भी चीजें हमारे पास है आज की रेट में, अगर आईफोन है तो आईफोन की वैल्यू ज्यादा है रादर देन इस आईफोन के बदले में लगने वाला पैसा। अब वैल्यू कैसे भी हो सकती है, मैं सोशल स्टैंडर्ड के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, या यूज लेने के लिए, या फोटो खींचने के लिए उसकी वैल्यू ज्यादा रख सकता हूं। वैल्यू मतलब वैल्यू कैसे भी हो सकती है वैल्यू, ठीक है। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मिलने वाला बेनिफिट ज्यादा होना चाहिए, लगने वाली कॉस्ट कम होनी चाहिए। कैश आउटफ्लो का मतलब होता है बच्चों कॉस्ट, कितना पैसा हमारी जेब से लगेगा। कैश इनफ्लो का मतलब अभी आपको समझाने वाले हैं, प्लीज नोट डाउन करते रहे हल्का हल्का सा। आपने क्या लिखा क्या नहीं लिखा मुझे पता नहीं। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन यस नो से यस होगा, यस में से सेलेक्ट करना होगा, ये भी लिखिए प्लीज। हाँ, आपकी एफएम वाली बुक में है ये पूरा, है ना, यहाँ से, है ना, ठीक। और अभी क्लास के बाद मेरे से पूछ के जाना, बात करके जाना 2 मिनट, है ना। मतलब आज से हमारा फ्लाइट उड़ान भर। बातें करने की नहीं रखी अपन ने। डन। एक टर्म को डिटेल में समझते हैं, व्हाट इज कैश इनफ्लो। चैप्टर यहां से डिटेल में शुरू होना, स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। कैश इनफ्लो क्या होता है, ये टर्म क्या है। देखिए बहुत सिंपल से ही समझना, मैं अपनी सेल्स में से मेरी कॉस्ट हटा देता हूं सारी की सारी। सेल्स में से क्या हटा देता हूं, कॉस्ट। क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। इस प्रॉफिट को बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स। ना तो अभी तक मैंने डेप्रीशिएशन माइनस किया है और ना ही मैंने टैक्स माइनस किया, केवल कॉस्ट हटाई है ना, ठीक है। पहले क्या हटाऊं, पहले डेप्रीशिएशन हटाऊं या पहले टैक्स, सोचो। टैक्स की रेट मान लेते 50% है, अगर टैक्स पहले हटाऊंगा तो अभी एक बड़ा अमाउंट पे टैक्स देना पड़ेगा। डेप्रीशिएशन हटा के कम कर लेना, फिर उस पर टैक्स दे देंगे, ज्यादा बढ़िया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या, है ना। तो पहले हटाया मैंने डेप्रीसिएशन, इससे आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आफ्टर डेप्रीशिएशन भी बोल सकते हैं, बट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज गुड। अब इसमें से क्या हटाऊंगा मैं, टैक्स।
टैक्स की रेट पता हो तो ठीक, नहीं पता हो तो बाय डिफॉल्ट 50% अज्यूम करते हैं साहब, है ना। इससे आ गया मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एक मिनट, जो डेप्रिसिएशन लेस किया था वो टैक्स बचाने के लिए किया था हमने, ताकि टैक्स कम लगे, तभी तो डेप्रिसिएशन बचाया ना। लेकिन डेप्रिसिएशन वाकई में क्या पैसा खर्च होता है क्या, बताओ। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। डेप्रिसिएशन में किसी को पैसा देना, भाई डेप्रिसिएशन में पैसा देना पड़ता है क्या किसी को? नहीं नहीं नहीं। तो डेप्रिसिएशन हमने कैश इनफ्लो निकालने के लिए माइनस किया था, पर रियल में पैसा गया था या नहीं गया था, सच बताओ। नहीं गया था, वाकई पैसा कहीं नहीं गया, पैसा हमारे पास ही। डेप्रिसिएशन को वापस ऐड कर देंगे, क्यों सर? टैक्स बचाने के लिए लेस किया था बस, लेकिन रियल में डेप्रिसिएशन पे नहीं होता, है ना। इस चीज को थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। मैंने आप सबसे फीस कलेक्ट करी ₹1,00,000, ठीक है, दैट इज माई सेल्स। आप लोगों पे ही खर्च कर दिए रुपए, एक सेकेंड, आप लोगों पे रुपए खर्च कर दिए मैंने 40,000। मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स बच गया ₹60,000, ठीक है। मैं 60,000 रुपए लेकर अपने घर गया, घर जा रहा था, रास्ते में आया स्टैचू सर्किल। स्टैचू सर्किल पे क्या है? कॉफी नहीं भाई, स्टैचू सर्किल कॉफी बकवास, कॉफी मेरे को, हाँ चलो, है ना। स्टैचू सर्किल पे है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। स्टैचू सर्किल पे क्या है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। हाथ दे दिया मेरे को, बोले रुक। मैंने कहा जी साहब। बोले कहाँ जा रहा है? मैंने घर। कहाँ से आ रहा है? ऑफिस से। बोले जेब में क्या है? मैंने कहा पैसे। कहाँ से लाया? कमा के। बोले इनकम। मैंने कहा हाँ। बोले टैक्स। बोले लगान दे के जाओ। समझ में आ रही बात, है ना। मैंने बोले कितने हैं? मैंने कहा 60,000। बोले दाओ 50%, 30,000 रख लिए मेरे। बोले जा घर। मैं क्या जाऊं घर, 30,000 रख लिए मेरे। नेक्स्ट डे फिर मैंने आप लोगों को फीस ली ₹1,00,000, 40,000 आप पे ही खर्च कर दिए, बचे 60,000। घर जाते जाते मैंने कहा एक काम करता हूं, वो रास्ते में फिर रोकेगा आज, है ना। तो अपन ने 10,000 रुपए डेप्रिसिएशन के यहीं पे रख दिए रिसेप्शन के काउंटर में, ठीक है। अब जेब में कितने बचे? 50। फिर रास्ते में जा रहे थे, फिर रोक लिया, अब दे 50%। 50 का 50% उसको दिया 25, बचे कितने? 125। 25 देके गाड़ी घुमा ली वापस इंस्टीट्यूट। वो डेप्रिसिएशन के पैसे जेब में रख के अब जा रहे हैं घर। फिर रास्ता देता, मैंने कहा अभी देख के तो गए हो, अब अपनी जेब में कितने हैं? 35। कुछ समझ में आया? कल 30 टैक्स देके 30 घर लेके गया था, आज 25 टैक्स देके 35 घर लेकर के जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन के पैसे यहां मैं छोड़ के चला गया था। तो डेप्रिसिएशन के पैसे छोड़ दिए मैंने कितने बच्चों? 10,000। घर में कितने, जेब में कितने लेके गया? 50। गवर्नमेंट को टैक्स कितना दिया? 25। बच कितना गया? 25। डेप्रिसिएशन वापस ऐड किया 10। ओहो, तो जो बच गया वो कितना बच गया? 35 मैं अपने फाइनली घर लेके गया हूं। इस 35 को बोलते हैं प्रॉफिट। ये लैंग्वेज ध्यान देना। ऊपर प्रॉफिट कौन सा था बच्चों? आफ्टर टैक्स था ना, मैं वही लिख रहा हूं, बिफोर डेप्रिसिएशन। ये लैंग्वेज बनानी आनी चाहिए। जो चीज माइनस हो गई उसके लिए लगेगा आफ्टर, जो चीज माइनस हो गई उसके लिए लगेगा आफ्टर, और जो चीज ऐड हो गई उसके लगेगा बिफोर। बोर्ड पे देखिए, पहले सेल्स में से कॉस्ट हटाई, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स। अभी तक डेप्रिसिएशन टैक्स माइनस नहीं हुए। पहले डेप्रिसिएशन हटाया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अभी टैक्स माइनस नहीं हुआ। टैक्स माइनस किया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। डेप्रिसिएशन जोड़ दिया तो आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन, और इसे ही बोलते हैं कैश इनफ्लो। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, आपको ये समझ में आना चाहिए। वेट 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 वेट, पीबीडीटी, पीबीटी, पीएटी और सीआई, ये समझ में आ रहा है क्या? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और कैश इनफ्लो। ये शॉर्ट फॉर्म्स, सीआई नहीं चलती, बाकी तीनों चलती हैं। सीआई नहीं चलती, सीआई मैं लिखता हूं, बाकी मैं हटा ही देता हूं ना जो चलती नहीं है तो, है ना। लिखिए प्लीज, नोट करें।
ये चैप्टर के बेसिक से हमें आने चाहिए। हाँ हाँ ले लेंगे। हाँ ले। हाँ सोहेल को जो लिस्ट है ना जो अपनी वहाँ में दिया था, इसमें से आपको ऐड करके 5 मिनट में सोहेल को लिखना, मुझे इन सब की तैयारी आप ही को करनी है, इनको होश नहीं है ना। तो भैया ये मेरे पीछे पढ़ के मेरे से सब चीज़ों के रिप्लाई लेंगे अभी 5 मिनट बाद, मैं इस क्लास के बीच में, है ना, ठीक है, ताकि चालू हो जाए इन सब कामों में। हाँ हाँ, ट्रायल पे बुलाया 4 दिन बाद में आते हैं, दबा के काम लो खींच कर, है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचो कहाँ से आएंगी, सबका जवाब है मेरे पास, मैं दे रहा हूँ आपको, आ रहा हूँ मैं भी आ रहा हूँ। हाँ काम अच्छे से करना है खींच करके, है ना। तो मेरे इतना समझ में आता है, डेप्रिसिएशन हटाओ, टैक्स हटाओ, डेप्रिसिएशन वापस ऐड कर लो, चैप्टर अब शुरू होगा। लेकिन ये सब भी काम की बातें पढ़ रहे थे अपन इतनी देर से, नैनो चला ली, ईवी चला ली, लैपटॉप चला लिया। मेरे को जेरोक्स मशीन खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए अपने इंस्टीट्यूट में? हाँ अभी तक मैंने फोटोस्टेट की मशीन नहीं खरीदी है। मैं बताता हूँ, मेरे को डीएसएलआर मैंने आज तक नहीं खरीदा। मेरी भी तो ऐसे विश लिस्ट होगी कोई, तो उसमें एक डीएसएलआर है, पर मैंने नहीं खरीदा। खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए डीएसएलआर? पैसे की दिक्कत नहीं है, घूमने में मैं घूमने का बेहद शौकीन आदमी हूँ और मैं मौके नहीं छोड़ता। फोटो अच्छी खींचने के लिए डीएसएलआर ले लेना चाहिए, है ना। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूँ, है ना। यस नो? हाँ यस नो? फिर भी मैं नो पे हूँ आज भी, मैंने खरीदा नहीं है अभी तक, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। डीएसएलआर खरीदने के बाद आप डीएसएलआर ले जाओ, लेके जाने की टेंशन आपकी है, लाने की टेंशन आपकी है, सबकी फोटो खींचने की टेंशन आपकी है, और फोटो खींचते देने की टेंशन भी आपकी है। वो दीदी फोटो खिंचवाती रहेंगी, आप फोटोग्राफर बन के रह जाना। समझ पा रहे हो भाई? जिसका डीएसएलआर, बारिश आ गई प्लीज एक फोटो, आपकी डीएसएलआर गया भाड़ में, उसको अपनी फोटो से मतलब है, और खिंच गई तो अब तुरंत शिफ्ट कर फटाफट, मुझे स्टेटस लगाना है, स्टोरी लगानी है। तो क्या मैं एक फोटोग्राफर बनने के लिए अपने टूर पे जाऊं इस डीएसएलआर को लेकर के? मैंने डीएसएलआर इसी चीज के कारण से नहीं खरीद रखा। खरीदने के बाद अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी ग्रुप में वो कहते हैं हमको दे दो हम मैनेज कर लेंगे। मुझे पता अगली बार उसका क्या ढक्कन गायब मिलेगा, एक बार बेल्ट गायब मिलेगी और बैटरी गायब मिलेगी, है ना। टेंशन है, टेक केयर करना उसकी, है ना। अपना आईफोन बढ़िया है ना। समझ पा रहे हैं आप, है ना। तो मैंने इसलिए डीएसएलआर नहीं खरीद रखा, ये एक टेंशन जोन है, क्योंकि खरीदना आसान है, फिर उसको संभालना मुश्किल, है ना। उसको मैनेज करना मुश्किल, अपने ट्यूर की वाट लग जाती है फोटोज खींचने में, है ना। ठीक है, नेक्स्ट, जेरोक्स मशीन खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए? ये भी नहीं खरीदी मैंने अभी तक। यस नो? जेरोक्स मशीन 1,20,000 रुपए की आएगी, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, फिर बोलूंगा यस खरीद तो लूंगा। तो अब क्वेश्चन मार्क के रिप्लाई देंगे, रखने की जगह, पहले बात रख ली कोई दिक्कत नहीं। जेरोक्स मशीन एक ऐसी चीज है जिसकी मेंटेनेंस कंटिन्यू चाहिए, खराब होने पे मेंटेन नहीं करना पड़ता, बिना खराब हुए भी सर्विस करवानी पड़ती है, आपकी व्हीकल की तरह। व्हीकल खराब होती ठीक कराते हो, सर्विस भी कराते हो, सेम ऐसे इसकी भी सर्विस होती है टाइम टू टाइम, उस पर खर्चा होगा। इलेक्ट्रिसिटी एक एक्सपेंस, पेपर दूसरा एक्सपेंस, और इंक तीसरा एक्सपेंस, चौथा सबसे बड़ा एक्सपेंस। ये तीनों तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सर्विस भी एक्सपेंस है। फिर एक बड़ा एक्सपेंस, इसको चलाने के लिए एक लेबर, एक बंदा चाहिए,
सर वो बंदा परमानेंट थोड़ी लगा रहेगा, क्यों नहीं लगेगा, जब बहुत सारी क्वांटिटी होगी, इसीलिए तो फोटोस्टेट मशीन खरीद रहे हैं। अगर हम बाहर करवाते हैं तो लेबर अपनी होती है, अगले की होती है, उसी के बंदा उसी का होता है। पेपर अटक गया तो जाम कर अंदर से खोल करके निकालना वही निकालेगा ना अपना बंदा, तो एक लेबर की कॉस्ट भी लगेगी, सब लग गया। सबके बाद पता है क्या हुआ, इन्होंने कहा सर मेरी एक फोटोस्टेट निकालनी है, देख ली इन्होंने फोटोस्टेट मशीन, सर मेरी एक फोटोस्टेट निकाल दो। अगर फोटोस्टेट निकाल दी तो फोटोस्टेट की रेट क्या है बच्चों आज की रेट में मार्केट में? 2 रुपए एवरेज रेट मानते हैं, कोई एक तो कोई नहीं लेता, 2, 3 और 5 रुपए भी ले लेते हैं आजकल तो, है ना। 5 से कम बोले खुले नहीं वाला सीन चल रहा है ना। तो मैं 2 रुपए एवरेज मानता हूं। अब इन्होंने दो फोटोस्टेट निकलवाई हैं, 5, 7 या 10 रुपए में कुछ भी चार्ज कर सकता हूं। मैं इनसे पैसे मांगने का नहीं हूं, मैं मांग नहीं सकता इनसे पैसे, सर मैं कैसे मांग सकता हूं इनसे 10 रुपए? अगर ये दे रहे हैं तो मैं ले भी नहीं सकता, सर लो 10 रुपए ले लो, नहीं नहीं ले लोगे आप है ना। चीज ऐसी है जिसका पैसा ना तो मांग सकते और दे रहा है तो ले नहीं सकते, और मना कर दिया तो और बड़ी आफत, एक जेरोक्स के लिए मना कर दिया आपने, तो ऐसी आफत पालनी ही नहीं है, बाहर करा लो, है ना, आप पूरी तरह टेंशन फ्री रहेंगे। इशू सबसे बड़ा आता है जब चीज खराब हो जाती है, तब उसकी मेंटेनेंस करने में सबसे बड़ा इशू, है ना। कोई ठीक करने आने वाला मिलता नहीं, आते हैं तो उसकी प्राइसेस बहुत ज्यादा होती है ना। फिर आप और वो चीज आपके बस की नहीं होती, अगर सारे काम आप ही कर लोगे तो दूसरे क्या करेगा, है ना। समझ में आ रही मेरी बातें? हाँ, तो इसलिए मैंने जेरोक्स मशीन और डीएसएलआर दोनों को अभी तक तो खरीदा नहीं, हाँ, बाकी देखेंगे कभी फ्यूचर में, है ना। अब जैसे इसकी बात कर लें, अटेंडेंस मशीन, है ना, कल परसों इसमें एक मैनेजर आईडी मांग रही है एक, है ना, मैनेजर आईडी के बिना भी अटेंडेंस, जिनकी पुराने बच्चों की उनकी अटेंडेंस लग रही है, नए बच्चे इसमें रजिस्टर्ड नहीं हो रहे। मैंने कंपनी फोन कर लिया, वो सपोर्ट नहीं दे रहे, है ना, ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो, कोई ढंग का सपोर्ट नहीं मिला मुझे 3-4 कॉल्स पे। मैंने यूट्यूब किया था इसको रीसेट कर लो, पर रीसेट करते जिन बच्चों को इसमें रजिस्टर कर रखा है उन सबका डेटा डिलीट हो जाएगा। मैंने कहा यार मैंने लगभग 50 बच्चे रजिस्टर कर लिया, 50 को वापस रजिस्टर करूं उनको, है ना। तो हाथी खरीदना तो आसान है, पालना मुश्किल है ना। खरीद तो लिया उसको, है ना, खरीदने में कुछ नहीं, मेरा 8-10 हजार रुपये लगे, हो गया काम बढ़िया, है ना। अटेंडेंस मशीन आ गई, है ना, दिखने के लिए ठीक ठाक है, पेरेंट्स को पे इंप्रेशन डालती कि इनके अटेंडेंस मशीन है ना, एक बेसिक है, ये तो होना चाहिए, है ना। चलिए टॉपिक पर आते हैं। इस चैप्टर में हमें डिसाइड करना है असेट खरीदे या ना खरीदे, और खरीदे तो कौन सी खरीदे, उसके लिए कुछ मेथड्स है। और अब हम चैप्टर के अंदर डुबकी लगा रहे हैं, हमारा हवाई जहाज रनवे पर उड़ने के लिए तैयार है, उड़ा दे, आ जाओ। हेडिंग डालेंगे मेथड्स, और मेथड नंबर 1 अर्जेंसी मेथड। सर कितने मेथड है? 7। सेवन मेथड्स हैं। अर्जेंसी मेथड, हिंदी में अपरिहार्यता विधि, अपरिहार्यता विधि, अर्जेंसी मेथड। करें कंटिन्यू। अपरिहार्यता विधि, अर्जेंसी मेथड, सुनना जरा प्लीज क्या कहती है ये मेथड। ये मेथड कहता है अगर आप इमरजेंसी में हो तो फिर कोई कैलकुलेशन मत करो, जस्ट बाय इट और अपना काम निकाल लो। ये मेथड आज तक एग्जाम में नहीं आया है, ना कभी आएगा है। यस, 7 मेथड है, पहला वेस्ट है, लेकिन क्योंकि हमारी बुक में नाम लिखा हुआ और उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखा है, कोई क्वेश्चन भी नहीं है, कोई इलस्ट्रेशन भी नहीं है, कोई प्रैक्टिकल है ही नहीं है। ये मेथड कहता है अगर आप इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस में तो कैलकुलेशन काहेगा नहीं, खरीद लो और अपना काम निकालो। बहुत बार हमारे साथ ऐसा हुआ है, हम बहुत हरी में होते हैं, बहुत जल्दी में होते हैं, दुकानदार के पास भैया वो चीज है ना, दुकानदार ने दिया, मैंने कितने का बोले 90 रुपीज, मैंने पकड़ो 100 रुपीज, 10 रुपए वो दे रहा था, मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, बाद में ले लूंगा, भागा। होता है ऐसा,
उस टाइम हम क्वालिटी की बात नहीं करते, ब्रांड की बात नहीं करते, वारंटी की बात नहीं करते, बार्गेनिंग की बात नहीं करते। भैया दे दो आप तो हमारा काम निकले इमरजेंसी में। क्या ये बात याद समझ में आती है क्या? बहुत अच्छे से आती है। मेरे पास भी इसका एक एग्जाम्पल है। सर एग्जाम्पल बहुत ले रहे हो आप। हाँ आज पहला दिन लेते हैं। हाँ, कल से कुछ नहीं लूंगा, कल से तो डायरेक्ट कंसेप्ट, कैलकुलेशन, फॉर्मूलाज, इलस्ट्रेशन चलेंगे। चलिए हुआ क्या, मैं जब सेकंड ईयर में था, सब झूठ है ये पहले बोल देता हूँ, है ना। मैं जब सेकंड ईयर में था साहब, हमारा इनकम टैक्स का एग्जाम, अब सुबह सुबह इनकम टैक्स का सेकंड ईयर का एग्जाम होता है 3 से 6, मतलब उजाले में जाते हैं अंधेरे में आते हैं हम। पहली बार घर से बाहर निकलने का मौका अंधेरे में, हाँ? और वो भी लीगली 6 बजे पेपर खत्म हुआ, घर 8:30 पहुंचते थे, है ना। ठीक, तो 3 बजे एग्जाम, तो लंच करके जाएंगे ऑब्वियसली। लंच कर लिया, मम्मा ने दही चीनी नॉर्मल। डाइनिंग टेबल पे मेरा ज्योमेट्री बॉक्स, एडमिट कार्ड और कैलकुलेटर रखे थे। ज्योमेट्री बॉक्स और एडमिट कार्ड उठा दिया, कैलकुलेटर वहीं रखा रह गया, और एक्टिवा की डिग्गी में डाला और अपन पहुंच गए कॉमर्स कॉलेज। सेंटर था अपना। कॉमर्स कॉलेज की पार्किंग में एक्टिवा लगाई, एक्टिवा की डिग्गी खोली, कैलकुलेटर गायब। मम्मा को कॉल किया, मम्मा बोली तो कैलकुलेटर यहीं भूल गया। अब वापस जाने का ऑप्शन नहीं है। एग्जाम किसका है? इनकम टैक्स का है। वैसे डेंजर है ना। चले डरा रहे हो? यस। मम्मा ने कहा आसपास से खरीद ले। अपन कॉमर्स कॉलेज के बाहर आए, चारों तरफ नजर घुमाई, कोई शॉप नहीं है। ऐसा कि तो कुछ थड़ियां दिखी, वहां पे अपना काम बनने वाला नहीं था। ठीक है, किसी से पूछा कहाँ मिलेगा, बोले सामने जाओ बजाज नगर में। मैंने कहा इतना टाइम नहीं कैलकुलेटर खरीदे। थोड़ा बहुत जुगाड़ देखने लगे, एक लड़का दिखा, आवाज लगा रहा था, कैलकुलेटर 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 कैलकुलेटर, 100 वाला, 300 में, 100 वाला, 300 में, 100 वाला, 300 में। अरे यार अपना काम बन गया। अपन गए उस लड़की के पास, मगर ला छोटू कैलकुलेटर दिखा। बोले भैया दिखाना नहीं है, डायरेक्ट देने का है आज। समय की नजाकत समझ रहे हो ना, टैक्स का एग्जाम है, कॉमर्स कॉलेज के बाहर है। 100 वाला 300, मैंने लगाया उसके एक माथे पे से प्यार से। मैं ढंग से बोल, 300 वाला 100 में। नहीं भैया आज तो 100 वाला 300 में है। जोरदार लड़का है ना। मैंने क्या गारंटी है? बोले पूरी गारंटी है, अगले 3 घंटे खराब नहीं होगा। मैंने कहा हो गया तो? बोले बहुत रिलैक्स रहो आप, मस्त रहो। मैंने कैसे? बोले अंदर जो रूम्स में पानी सर्व करता है ना, वो मैं ही हूं। आप पानी की डिमांड करना, मैं आऊंगा कैलकुलेटर एक्सचेंज कर दूंगा, क्या दिक्कत है? मैंने वहां पैसे, बोले फिर पैसे नहीं लूंगा, अभी ले लिए ना, बस 3 घंटे की गारंटी दे रहा हूं। क्या सर्विस है लड़के की देखो आप। एग्जाम सेंटर में सीट पे आपको एक्सचेंज करके देगा, हाँ? सीट पे डिलीवरी देगा डायरेक्ट, है ना। माना बढ़िया है लड़का। पर है 100 वाला 300 में। अब जरा समझना, 100 वाला 300 में बोल रहा है, क्या उसके घर में 100 का आया हुआ है क्या? 100 तो एमआरपी है उसकी, 300 में बेच रहा है। उसके घर में तो 60 का आया होगा, 60 का आया होगा। अगर किसी का कैलकुलेटर इतने लोगों को बेचा है, 60 वाला 300 में, 100 वाला 300 में नहीं, 60 240 की इनकम है। अगर 100 उसने 15 जनों को, 20 जनों को, 50 जनों को बेचा और किसी का खराब भी हो गया, तो क्या बुराई है एक्सचेंज करने में? 60 भी तो लग रहा है, वारंटी तो दे रहा है कम से कम, तो आदमी कंफर्ट होकर के ले जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? तो कंपनी कोई वारंटी नहीं दे रही, कोई चाइनीज आइटम आप भी जानते हैं, है ना। ठीक है, लेकिन उसने कहा कि 3 घंटे की गारंटी, गारंटी भी 3 घंटे की दी, कौन सा लाइफ टाइम की दे दी उसने। कल फिर बेचेगा 100 वाला 300 में, है ना। समझ पा रहे हैं आप मेरी कहानी को, है ना। अब इस सिचुएशन पे अर्जेंसी मेथड लगता है, 100 वाला 300 में लेना पड़ेगा, है ना। क्यों? क्योंकि आप इमरजेंसी केस में है। तो 2 लाइन में इसको खत्म करूंगा मैं। नहीं, इस मेथड के बारे में अभी नहीं लिखूंगा, क्योंकि वो तो फिर 7 मेथड्स के बारे में एक बार लिस्ट बनने के बाद लिखेंगे, कल लिखेंगे इसके बारे में। आज यही ब्रेक लगा रहे हैं। 7 मेथड्स हैं, 7 के नाम आज पहले दिन में नहीं लिखवाए, क्योंकि नाम थोड़े दिखने में टिपिकल है, खतरनाक है, तो आप डर जाते। तो थोड़ा सा कल इसको कंफर्ट जोन में लेकर के आएंगे। आज इसका बेसिक्स पढ़ा है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।